हेलो, कैसे हैं? मैं प्रमोद कुमार। आज आपके लिए जो वीडियो ला रहा हूँ वो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट के बाद जो छोटे छोटे टर्म दिए हुए एनसीईआरटी में उससे बिलोंगिंग होगा, जिसमें कि लेंटिसेल वुड के बारे में, इसके साथ साथ हार्डवुड, सॉफ्टवुड, सैपवुड, हार्डवुड, अर्लीवुड, लेटवुड, बार्क और एनुअल रिंग, इतने सारे पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बोर्ड की ओर, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं लेंटिसेल का। लेंटिसेल, देखो लेंटिसेल को समझने से पहले आपको एक बात तो स्पष्ट रखनी चाहिए कि जो सेकेंडरी ग्रोथ मैंने बताया था, तो सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत सारे लेयर्स का प्रेजेंट था, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन और स्टीलर रीजन में। तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए आप एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन और स्टीलर रीजन दोनों को। तो देखो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो आउटर लेयर में था उसका नाम क्या है? सोचो जल्दी। उसका नाम कॉर्क है। कॉर्क के बाहर में कौन होता है? तो एपिडर्मिस का पार्ट होता है। कॉर्क के बाहर में क्या प्रेजेंट होगा? एपिडर्मिस। हालांकि एपिडर्मिस सेकेंडरी ग्रोथ के पार्ट में नहीं आएगा क्योंकि वो इनिशियल टाइम से बना होता है। लेकिन कॉर्क के नीचे कौन प्रेजेंट होगा? तो कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ध्यान करते जाना आसानी से, कॉर्क कैम्बियम। तो ध्यान करोगे बेहतर रूप से समझ पाओगे। कॉर्क कैम्बियम के नीचे कौन होगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आप बोल सकते हो अपने सेकेंडरी कॉर्टेक्स, अपने माउथ से ऑलरेडी बोल सकते हो, जिससे कि लर्न ज्यादा होगा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे कौन प्रेजेंट होगा? तो पेरिसाइकिल का पार्ट होगा। पेरिसाइकिल के नीचे कौन होगा? तो सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट होगा। सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग के नीचे कौन होगा? तो सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम और लास्ट में पीथ होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों पार्ट एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का, और इधर का जो पार्ट हो गया वो स्टीलर रीजन का पार्ट हो गया। इतना क्लियर हो गए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इधर हेडिंग दी है लेंटिसेल, वो बनेगा किस रीजन में? तो ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बनेगा। कैसे बनेगा उसको फिगर से समझिए। जैसे देखो यहाँ पे मैं कॉर्क को बना दे रहा हूँ, ये कॉर्क का रीजन हो गया, ये रीजन कॉर्क का हो गया है, जो डॉट डॉट दे दिया कॉर्क के लिए। ओके, इसके नीचे एक लेयर बना देता हूँ दूसरे कलर से, जो कि कॉर्क कैम्बियम का है। ये जो रेड कलर से मैंने बना दिया है, ये रीजन किसका है? तो कॉर्क कैम्बियम का है। ओके, अब कॉर्क कैम्बियम के नीचे ये देखोगे तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होंगे। ये ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ किसके लिए? तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लिए। इस तरह से सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बना दिया। अब ध्यान करो, रिकॉल करो जल्दी से। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं वो किस टिश्यू के बने होते हैं? तो वो पैरेन्काइमा का बना होता है। मतलब कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल किसका बना है? तो पैरेन्काइमा का बना है। अब ध्यान देना है कि जो एक पैरेन्काइमेटस सेल्स है सेकेंडरी कॉर्टेक्स के, वही लेंटिसेल को बनाने में मदद करेगा। कैसे? तो जब इसका ग्रोथ होगा, मतलब कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये डिवाइड करेगा, नया नया सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, तो नया नया सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल बनेंगे, मतलब इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा। तो क्या करता है कि सम प्लेसेस पे इस कॉर्क कैम्बियम को ब्रेक कर देता है। किसने? सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल में। जैसे देखो यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया। और यह पैरेन्काइमेटस सेल्स किसके रीजन में आकर के अरेंज हो गया? तो कॉर्क सेल के रीजन में आकर उपस्थित हो गया है। ठीक है, तो कॉर्क सेल में आकर के उपस्थित हो गया। अब इसको कंप्लीमेंट्री सेल के नाम से जानेंगे। ये लूजली अरेंज हो जाता है कॉर्क वाले रीजन में, पूरे कॉर्क में नहीं अरेंज हुआ है, सम रीजन ऑफ कॉर्क में अरेंज हुआ है। क्योंकि ये जो देख रहे हो कॉर्क कैम्बियम वाले रीजन सभी जगह नहीं टूटे हैं, जहां तहां ही ब्रेक करा है। तो जिस रीजन पे ब्रेक करा है उसी रीजन पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल मूव करके पहुंच गया है कॉर्क वाले रीजन में, जो लूजली अरेंज हो गए हैं, उसको कंप्लीमेंट्री सेल के नाम से जानेंगे।
और कंप्लीमेंट्री सेल क्या करता है कि प्रेशर लगाएगा किस पे, एपिडर्मिस वाले पार्ट पे, जिसके कारण एपिडर्मिस पे क्या होगा, एक लेंस शेप्ड पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ लेंस शेप्ड पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ भी लेंस शेप बन जाएगा, यहाँ भी लेंस शेप्ड पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से एक गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करेगा। अब इतना सारा पार्ट को मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करके इस साइड में बना देता हूँ, जिससे कि आपको और बेहतर लेंटिसेल के बारे में ज्ञान हो जाए। तो देखो, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मैंने ब्लू कलर से बनाया था, उसको मैं ब्लू कलर से ही यहाँ बना देता हूँ, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का लेयर बना दिया। अब इसके बाद और कैम्बियम रेड कलर से इधर बना हुआ था, यहाँ भी मैं रेड कलर से बना देता हूँ। लेकिन एक और कैम्बियम का जो रीजन है, उसके सम रीजन को सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल ने क्या करा है, ब्रेक कर दिया है ग्रोथ के ड्यूरिंग। देखो यहाँ तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद किस रीजन में चला आया है, तो कॉर्क वाले रीजन में। ये सब रीजन जो हो गए वो कॉर्क के हो गए, और कॉर्क के बाहर में कौन प्रेजेंट है, तो एपिडर्मिस का पार्ट है, जो कि ब्लैक कलर से मैंने बनाया था। तो उसको इस तरह से एपिडर्मिस के पार्ट को मैं दर्शा देता हूँ। देखो एपिडर्मिस के पार्ट हो गए। एनसीईआरटी में कुछ इसी तरह से बना होगा। तो ये जो सेल्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल्स कॉर्क में चले आए, ये क्या करता है कि एपिडर्मिस को भी रप्चर कर देता है, जिसके कारण एपिडर्मिस में क्या होता है, एक लेंस शेप्ड पोर बन जाता है। ये लेंस शेप्ड पोर का फॉर्मेशन हो जाती है किसमें, एपिडर्मिस में। तो लेंस शेप्ड पोर बन गया एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस का पार्ट हो गया। लेकिन इस एपिडर्मिस के नीचे तो कॉर्क का रीजन है ना, पूरे में तो कॉर्क का रीजन है, देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इस कॉर्क वाले रीजन में कौन आ गए हैं, पैरेन्काइमेटल सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इसको अब किस नाम से जानोगे, कंप्लीमेंट्री सेल के नाम से जानते हैं, कंप्लीमेंट्री सेल। तो ये कंप्लीमेंट्री सेल किस टिश्यू का बना होगा, ये भी पैरेन्काइमा का ही बना होगा, ऑब्वियस ही बात है। ये किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का बना होगा। ओके, अब ये लूजली अरेंज होगा, कंप्लीमेंट्री सेल जो भी होंगे लूजली अरेंज होंगे। तो अब ये किसमें मदद करेगा, लेंस शेप्ड पोर की सहायता से, तो गैसियस एक्सचेंज में मदद करेगा, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मदद करेगा, गैसियस एक्सचेंज में मदद करेगा। तो यही पार्ट तो हो गया लेंटिसेल, मतलब कि लेंस शेप्ड पोर कंप्लीमेंट्री सेल्स दिस इज प्रेजेंट इन कॉर्क रीजन, किस नाम से जाना गया, लेंटिसेल के नाम से जाना गया। लेंटिसेल मैं समझता हूं कि आप क्लियर हो गए। अब इसके बाद बुड के बारे में बताते हैं थोड़ा, लेकिन इसको पहले मैं रब कर लेता हूं, आप नोट कीजिए। देखो, अब मैं बुड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, हेडिंग देता हूं वुड में देखोगे तो ये है क्या चीज एक्चुअल में, वुड होता है एक्चुअल में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सॉरी सेकेंडरी जाइलम, कॉर्टेक्स नहीं, गलत बोल गया। वुड क्या चीज होता है एक्चुअल में, तो सेकेंडरी जाइलम होता है। इस पॉइंट को तो लिखोगे कि इट इज सेकेंडरी जाइलम। और इतना पता है कि सेकेंडरी जाइलम का जो फॉर्मेशन होती है किसके एक्टिविटी के कारण होती है, तो ध्यान में रखिए कि वो कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी के कारण होता है। सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ किसका, तो कैम्बियम रिंग, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम हो या सेकेंडरी फ्लोएम, दोनों को तो कैम्बियम रिंग ही बनाता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि किसकी एक्टिविटी के कारण बन रहा है सेकेंडरी जाइलम, तो कैम्बियम रिंग के एक्टिविटी के कारण बन रहा है। थोड़ा शॉर्ट में दिख रहा हूँ, वीडियो कम समय का बनेगा। अब इसके बाद देखो, वुडन ब्लॉक का टाइप्स की बात कर लेता हूँ पहले। तो टाइप्स में देखोगे तो नंबर फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं पोरस वुड का, पोरस वुड। दूसरा देखोगे नॉन पोरस वुड, ठीक है। तो पोरस वुड का एक दूसरा नाम भी होता है हेट्रोजाइलस वुड, ओके। इसी तरह से इसको हम हार्ड वुड के नाम से भी जानते हैं, हार्ड वुड, या इसको एंजियोस्पर्मिक वुड के नाम से भी जानेंगे, एंजियोस्पर्मिक
वुड के नाम से जानेंगे। और इतना सारा जो नाम मैंने लिख दिया है, यही कहानी पूरा इसकी कर दे, मतलब हार्डवुड या पोरस वुड का कहानी पूरा कर देगा। कैसे, जो देखो, ये जो हार्डवुड है या पोरस वुड है, हेटेरोजाइलस वुड है, तो क्यों कहा गया है, ये सब टर्म क्यों दिया गया है? तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जाइलम टिश्यू फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने हुए हैं, उसमें एक ट्रैकिड है, वेसल है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पैरेन्काइमा है। तो ये हार्डवुड में देखोगे तो वेसल्स मेनली होगा, वेसल्स का अमाउंट बहुत होगा, जाइलम फाइबर का भी अमाउंट बहुत सारा होगा। जाइलम फाइबर ये दोनों अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों अबंडेंट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा अमाउंट में ट्रैकिड्स भी प्रेजेंट होता है। एक इनके कॉम्बिनेशन मोस्टली अबंडेंट कौन हो गया, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, एंड सम अमाउंट ऑफ ट्रैकिड भी प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो गए ना जाइलम के। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, जाइलस मतलब जाइलम से रिलेशन हो गया, हेट्रोजाइलस वुड के नाम से जाना गया। अब देखोगे तो पोरस वुड क्यों कहा गया है, तो जाइलम टिश्यू जब पढ़े होंगे तो उस समय वेसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया होगा। रिकॉल करो जल्दी से, वेसल्स का जब स्ट्रक्चर बताया गया होगा तो उसको इस तरह से बनाया होगा कि इसका जो इंड वॉल होता है थोड़ा ऑब्लिकली अरेंज होता है, और इसके साथ साथ इस ऑब्लिकली अरेंज परफोरेटेड होते हैं, मतलब कि इसके इंड वॉल पे बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं, और इसी पोर के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल का कंडक्शन वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, एक सेल से दूसरे सेल, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में होता रहता है। ठीक है, तो देख रहे हो ना, इस तरह से ये जो वेसल्स हैं, तो वेसल्स के द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल का कंडक्शन होगा वो तो यूनिडायरेक्शनल ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल ही होगा। लेकिन किसकी सहायता से होगा, पोर की सहायता से होगा। तो जब पोर की सहायता से होगा तो इसको किस नाम से जानेंगे, पोरस वुड के नाम से जानेंगे। अब चूंकि इस पे लिग्निन का डिपोजिशन लार्ज अमाउंट में होता है, अबंडेंट अमाउंट में होता है, जिसके कारण ये मजबूत बन जाते हैं ज्यादा, तो हार्डवुड भी कह लिया इसको। इसके साथ साथ एंजियोस्पर्मिक वुड भी कहते हैं, क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलता है। तो इसी नाम से ही तो सभी काम इनके हो गए। सबसे पहले आपको बताना है हार्डवुड के बारे में कि यह मेडअप होता है मेनली वेसल्स जाइलम फाइबर का, सम ट्रैकिड्स का भी उपस्थिति होती है, हेटेरोजाइलस वुड कहलाता है। वेसल्स के इंड वॉल परफोरेटेड होते हैं, पोर प्रेजेंट होता है, पोरस वुड कहलाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलता है, इसलिए एंजियोस्पर्मिक वुड भी बोलते हैं। चूंकि वेसल्स के सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन मोर होता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इस कारण से इसको हार्डवुड भी कहते हैं। बट जो नॉन पोरस वुड है इसको हम होमोजाइलस वुड भी बोलते हैं, होमोजाइलस वुड। ओके, इसके बाद इसको हम सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं, सॉफ्ट वुड, या इसको हम जिम्नोस्पर्मिक वुड भी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक वुड। ओके, तो देखो यहां भी तो कारण स्पष्ट है कि एक किसका बना रहेगा, सॉफ्ट वुड है वो किसका बना होगा, तो मेनली ट्रैकिड्स का बना होता है। 95% अबाउट इसमें ट्रैकिड्स का ही पार्ट होता है इस वुड में। ठीक है, और सम अमाउंट ऑफ जाइलम फाइबर होता है, जाइलम फाइबर। तो सम अमाउंट में मतलब 5% की बात आ गई। ठीक है, तो मेनली किसका, एक ही तरह के सेल का बना हो गया ना, तो एक ही तरह का बना हो गया, इसलिए इसको क्या बोला, होमोजाइलस वुड बोल लिया। अब देखो नॉन पोरस क्यों बोलते हैं, ध्यान दो। ट्रैकिड्स का जब स्ट्रक्चर बनाते होगे तो इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते होगे, और इसका दोनों एंड प्रेजेंट होता है। वाटर का कंडक्शन जब डिपोजिशन लिग्निन का हो जाता है तो बीच में जो पीट बच जाते हैं उसी के द्वारा वाटर का कंडक्शन एक सेल से दूसरे सेल में होता है। ऐसा जाइलम जब पढ़ा होगा उस समय ट्रैकिड सेल के बारे में भी पढ़ा होगा, मैंने रिकॉल करवा दिया आपको। तो इसके इंड वॉल पे कोई पोर नहीं है, तो जब पोर नहीं है तो नॉन पोरस वुड बोल लोगे, सिंपल सी बात। इधर पोर था तो पोरस वुड, इधर पोर नहीं है नॉन पोरस वुड।
इधर देखो एंजियोस्पर्म में मिल रहा था एंजियोस्पर्मिक वुड, इधर जिम्नोस्पर्म में मिल रहा है तो जिम्नोस्पर्मिक वुड। चूंकि पेशेंस के रेस्पेक्ट में इस पे लिग्निन का डिपोजिशन थोड़ा कम होता है, जिसके कारण इसके जैसा स्ट्रेंथ इसमें नहीं बनता है, इसलिए इसको सॉफ्ट वुड के नाम से जानते हैं। वेरी तो सिंपल हो गया। अब सॉफ्ट वुड भी 2 टाइप का बनता है। सॉफ्ट वुड को देखोगे तो ये कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए। हालांकि ये जो 2 टाइप्स बता रहा हूं वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है, बट सुन लो थोड़ा सा 2 लाइन का तो बात है। एक को मैनोजाइलिक वुड बोलते हैं, मैनोजाइलिक वुड, और दूसरे को पिक्नोजाइलिक वुड बोलते हैं, पिक्नोजाइलिक वुड। ठीक है, तो जो मैनोजाइलिक वुड की बात करोगे तो ये मैनोजाइलिक वुड साइकस में मिलता है मेनली। ये किस में मिलेगा, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट साइकस में मिलता है, और यह कॉमर्शियली नॉट यूजेबल होता है। मतलब कि घर के फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग नहीं करेंगे, किसी दूसरे कामों में करेंगे, बट कॉमर्शियली रूप से इसके स्टेम का उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, एक कॉमर्शियली नॉट यूजेबल। ओके, लेकिन जो पिक्नोजाइलिक वुड होता है वो जैसे रेलवे स्लीपर हो गया, ठीक है, बैठने वाला जो रेलवे में स्लीपर जो बनाया जाता है ना लकड़ का, ये सब को बनाने, प्लाईवुड को बनाने में काम आता है, तो कॉमर्शियली यूजेबल हो गया ना। जैसे देखो पाइनस प्लांट भी इसका एग्जाम्पल बनेगा, घर के फर्नीचर बनाने में काम आ जाएगा। जैसे कि आपके घर में टेबल कुर्सी पलंग ये सब है, सब बनते हैं इसके द्वारा। तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल के रूप में देखो जैसे टीक, जिसको कि सागवान बोलोगे, शीशम, मैंगो, ये सब ट्री भी किसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, किसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो पिक्नोजाइलिक वुड में। हालांकि ये जो टीक शीशम मैंगो देख रहे हो वो एंजियोस्पर्मिक पार्ट हो जाता है। तो जिस तरह से इसको हालांकि लिखना नहीं चाहिए था यहाँ, लेकिन लिख भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से चूंकि ये जिम्नोस्पर्मिक वुड है, सॉफ्ट वुड, तो ये किस में मिलना चाहिए था, जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस में मिलता है, और ये साइकस में मिलता है। लेकिन जिस तरह से ये कॉमर्शियली यूजेबल बन रहा है तो इसको कोरिलेट करने, पाइनस से कोरिलेट करने के लिए मैंने इसको लिख दिया है। लेकिन एक्चुअल में तो ये सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना, तो वो किस में आना चाहिए था, इसमें आना चाहिए था। तो चलो इसको रब कर देते हैं, पाइनस को ध्यान में रखना। ओके, इस पाइनस को आप ध्यान में रखोगे। यहां तक तो क्लियर हो गए। अब एक वुड के बारे में हो गया, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड के बारे में। अब देखेंगे सैप वुड एंड हार्ड वुड के बारे में डिफरेंसेस। तो इसको पहले मैं रब करता हूं। ओके, देखो अब नया टर्म जिसमें कि डिफरेंसेस इस तरह से लिख देता हूं, सैप वुड और दूसरा हार्ड वुड। ओके, तो सैप वुड को हम अल्बर्नम के नाम से भी जानते हैं, इसको अल्बर्नम के नाम से भी जानते हैं। हार्ड वुड को ड्यूरामेन के नाम से भी जानते हैं। अब शीशम सागवान का जो लकड़ी होता है, स्टेम होता है, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन कभी इस तरह से काटना या कहीं कटा हुआ देखना, सेंटर का जो पार्ट होता है थोड़ा डार्कन होता है, ब्राउन कलर का होता है, पेरीफेरी का जो पार्ट होता है लाइट कलर का होता है। तो देखो इस तरह से मैं बना देता हूं। मान लो कि शीशम का, सागवान का या किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का हमने स्टेम को कट कर दिया है, डाइकॉट वाले का, जिसका कि स्टेम बहुत ही थिक हुआ है। ओके, तो इसके सेंटर में देख रहे हो ना कि कलर्ड मैंने बना दिया, थोड़ा डार्क कर दिया है। तो इसी पार्ट को, ये डार्क पार्ट को हार्ड वुड बोलेंगे, आउटर वाले को क्या बोलेंगे, सैप वुड के नाम से जानेंगे। अब दोनों में डिफरेंसेस करेंगे तो क्या क्या डिफरेंसेस मिलेगा। तो देखो सबसे पहले सैप वुड की बात करें तो ये पेरीफेरी में प्रेजेंट है, हार्ड वुड सेंटर में प्रेजेंट है। तो एक डिफरेंस तो यही हो गया कि पेरीफेरल होगा, ये सेंट्रल होगा। ओके,
दूसरा देखोगे तो पेरीफेरी वाले जो बुड होते हैं थोड़े कमजोर होते हैं, वीक होते हैं इनके रेस्पेक्ट में। ये वीक होता है तो इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड डिफरेंसेज हो गया। दूसरा देखोगे ये डार्क कलर्ड है और ये लाइट कलर्ड है, लाइट कलर्ड हो गया। और उधर देखोगे तो डार्क कलर्ड होगा, डार्क कलर्ड। ओके, अब इसी तरह से इनके जो सेल्स होते हैं जनरली नॉन लिविंग होते हैं हार्टवुड के। तो ये सेल्स कैसा हो गया, हार्टवुड के नॉन लिविंग इधर आ जाएगा, जबकि सैपवुड वाले कैसे होंगे सेल्स, तो लिविंग होगा। और इधर सेल्स नॉन लिविंग होगा। ओके, तो जब लिविंग है तो सोच सकते हो उस पे माइक्रोब्स या इंसेक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। लिविंग थिंग पे ही इन्फेक्शन होगा ना। तो इस तरह से एक कह सकते हो नॉट रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स, इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स। जबकि ये चूंकि नॉन लिविंग है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस पे इंसेक्ट माइक्रोब्स का रेसिस्टेंट होता है। मतलब कि माइक्रोब्स का नहीं बल्कि माइक्रोब्स से रेसिस्टेंट होता है। मतलब रेसिस्टेंट टू माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट। ओके, एक बात और भी सुन लो। जनरली हम लोग जो फर्नीचर बनवाते हैं घर के लिए, जो काफी मजबूत होता है, महंगा होता है, वो किसका पार्ट होता है, इसी हार्डवुड का पार्ट होता है। आपके फ्यूचर में भी काम देगा। जब कभी भी आप किसी तरह का फर्नीचर बनाने का कोशिश करोगे, किसी भी मिस्त्री के पास जाकर के, कारपेंटर के पास जाकर के, तो किस लकड़ी को सेलेक्ट करना है फर्नीचर बनाने में, वो भी काम देगा आपको। इसी को हार्डवुड को ही सेलेक्ट करना, वो काफी मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कहीं तो लिखा ही होगा, शुरू में ही तो लिख रखा है। ओके, अब नेक्स्ट में देखिएगा तो ये सैपवुड एशिएंट ऑफ सैप में मदद करता है। एक टर्म आ गया एशिएंट ऑफ सैप, इसको सुन लो। देखो, जब वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है रूट का सेल्स, जाइलम सेल तक पहुंच जाता है रूट का, तो ये तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया। लेकिन अब्जॉर्प्शन के बाद फिर प्लांट के एपेक्स तक भी वाटर को पहुंचना चाहिए। तो प्लांट के एपेक्स तक जो वाटर पहुंचेगा, है ना, किसके थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू। तो रूट के जाइलम सेल से प्लांट के एपेक्स तक जो वाटर पहुंचता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एशिएंट ऑफ सैप के नाम से जानते हैं। तो एशिएंट ऑफ सैप किसके थ्रू हो रही थी, जाइलम सेल के द्वारा हो रहा था, वेसल्स के द्वारा हो रहा था। लेकिन चूंकि जो नॉन लिविंग पार्ट है, उसके जाइलम वेसल्स में कुछ अवरोध पैदा रहता है, जिसको टाइलोसेज के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके पहले बात बता देता हूं कि यह सैपवुड एशिएंट ऑफ सैप में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन हार्टवुड एशिएंट ऑफ सैप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो टाइलोसेज की बात होगी जो नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। एशिएंट ऑफ सैप अकर इसके थ्रू होगा, और इधर एशिएंट ऑफ सैप डू नॉट अकर, इसके द्वारा नहीं होगा। यहां पे टाइलोसेज का प्रेजेंस नहीं होगा, टाइलोसेज अब्सेंट, और इधर टाइलोसेज प्रेजेंट होगा इन जाइलम बेसल ल्यूमेन। ओके, अब टाइलोसेज है क्या चीज, उसको समझ लो थोड़ा सा। तो जैसे देखो जाइलम वेसल्स है, ये जाइलम वेसल्स का ल्यूमेन है, इसके बगल में कुछ जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। तो जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स तो लिविंग होते हैं, ये सब जाइलम पैरेन्काइमा के सेल हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, और ये क्या हो गया, जाइलम वेसल्स हो गया, ल्यूमेन ऑफ जाइलम वेसल्स। ठीक है, ये क्या हो गए, ल्यूमेन हो गया किसका, जाइलम वेसल्स का। तो सम टाइम देखते हैं क्या कि जाइलम पैरेन्काइमा के सेल के मेम्ब्रेन में मतलब कि पॉकेटिंग बनता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि कहां प्रेजेंट हो जाती है, ल्यूमेन ऑफ
वेसल्स में प्रेजेंट हो जाता है। इस तरह से वेसल्स के ल्यूमेन में इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारे इर्गास्टिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। और इर्गास्टिक सब्सटेंस में आपको पता ही है कि टैनिन, गम, रेजिन, यही सब म्यूसिलेज तो आते हैं, तो वो सब इसमें स्टोर्ड हो जाते हैं। बट देखो इस ल्यूमेन में ये तो ऑब्स्टेकल के रूप में काम कर गया ना, तो इस तरह से ये वाटर के मूवमेंट को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ऐसा टाइलोसिस का प्रेजेंस जो कि जाइलम पैरेन्काइमा के मेम्ब्रेन में आउट पॉकेटिंग होने के कारण बना है, बलून लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण हुआ है, जो कि जाइलम वेसल्स के ल्यूमेन में प्रेजेंट हो गया है, वो किसके जाइलम वेसल्स में होगा, तो हार्ट वुड वाले में होगा, मतलब सेंट्रल वाले में होगा, सैप वाले में नहीं होगा। इस तरह से इसमें यदि इसमें किसी तरह का इसके अंदर टाइलोसिस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वाटर का मूवमेंट बड़ी आसानी से होगा। यहाँ तो ऑब्स्टेकल के रूप में ये काम कर रहा है टाइलोसिस, जिसके कारण एसिड ऑफ सैप इसमें नहीं हो पाती है। बच्चों अब 2-3 पॉइंट और रह गया है, जैसे अर्ली वुड, लेट वुड, बार्क एंड एनुअल रिंग। इसके बाद खत्म हो जाएगा, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तीनों को एक साथ बनाऊंगा, तो इसलिए आज मैं यहीं तक रहने देता हूं। बट थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों से, उनको भी वीडियो दिखाओ, फायदा उठाओ और मेरा भी मोटिवेशन करो लाइक सब्सक्राइब करके। बाय बाय, गुड नाइट।